दोस्तों, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हम जो ये सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर लेक्चर की, इसका अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम हर प्रश्न को विस्तार से समझाएँगे ताकि आगामी एएलपी टेक्नीशियन और अन्य आरआरबी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि दाँतों में सड़न शुरू हो जाती है जब यह मुँह का पीएच कितना होता है? किससे कम होना होता है? तो आंसर है 5.5। ठीक है। अन्य पीएच वैल्यू की बात करें तो पानी का जो पीएच है वो 7 होता है और नींबू का रस का पीएच 2 होता है। पेट का एसिड यानी कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पेट में, उसका पीएच 1.5 होता है। ठीक है। सिरके का बात करें तो 2.5, 2.5। ओके। और अगर सिरके के अलावा ब्लड के पीएच की बात करें तो वो होता है 7.4, 7.4। ठीक। दूध का पीएच होता है 6.5, 6.5। बेकिंग सोडा का पीएच का मान होता है 9, जो कि बेसिक नेचर होता है। हम देखेंगे कि बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर कौन कौन से होते हैं। साबुन का पीएच की बात करें तो ये होता है 10। तो इस तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज़ हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है। गाइस, हम देखते हैं कि पीएच जो है वो, अगर हम पीएच वैल्यूज़ की बात करें तो दाँत का पीएच 5.5 से कम होने पर जो इनेमल है उसको नुकसान पहुँचता है। इसलिए हमें जो अगर 5.5 से कम पीएच हुआ तो दाँतों का इनेमल घुलने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो आंसर है, इसमें उस टाइम तो थे अनिल कुमार दसमना, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है सामंत गोयल। ठीक है। ये अभी रॉ के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री की बात करें जिन्होंने इकोनॉमी में नोबेल जीता था, वो थे अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा, इन 6 क्षेत्रों में मिलता है। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो अल्फ्रेड नोबल ने 1895 में की थी और यह पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगर बात करें इस साल के नोबेल पुरस्कार की, तो इस साल के नोबेल पुरस्कार किन-किन को मिले हैं? तो अगर भौतिक की बात की जाए यानी कि फिजिक्स की बात की जाए तो यह पुरस्कार डेविड बेकर को, डेमिस हैस्बिस को और जोहन जम्पर को। ठीक है। जम्पर। ठीक है। कौन-कौन से? बेकर, हैस्बिस, जम्पर। ये फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ रिसीवर हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूबकुन। ठीक है। और एक है हैन कैंग। और गाइस, ये तीनों ही जो साइंटिस्ट हैं इनको मेडिसिन में भी दिया गया है। केमिस्ट्री में इनको सूक्ष्म आरएनए के अध्ययन और इसके जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण में योगदान के लिए पुरस्कार मिला था। और मेडिसिन के क्षेत्र में बात की जाए तो गैरी रोवकोन, हान कैंग और विक्टर एम्ब्रोस को आरएनए हस्तक्षेप के आणविक तंत्र के पर उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। लिटरेचर की बात करें, अगर हम नोबेल पुरस्कार में लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर का जो पुरस्कार है वो दिया गया था डेविड डेविड मैकी को। ठीक है। ओके। और पीस की बात करें, शांति की बात करें, शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आईसीसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को। और इकोनॉमिक्स में बात करें नोबेल की तो ये मिला है डेरोन। इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये मिला है डेरोन एकेमोग्लू, एकेमोग्लू। ठीक है। नेक्स्ट है साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन। और जेम्स जेम्स ए रॉबिन्सन, रॉबिन्सन। तो ये मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी में अगर बात करें कि 2024 में भारतीयों को कोई नोबेल नहीं मिला, लेकिन अगर बात करें किन किन भारतीयों को नोबेल मिल चुका है, तो सबसे पहले जो नोबेल के प्राप्तकर्ता थे भारतीय, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कब मिला इनको? 1913 में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नोबेल को प्राप्त किया। इसके बाद आए सीवी रमन, जिन्होंने नोबेल को प्राप्त किया भौतिकी में 1930 में। किसके लिए? इन्होंने प्रकाश के विकिरण पर अनुसंधान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर आए हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो इनको है 1968 में रसायन के क्षेत्र में उन्होंने जीवन के जैविक तंत्र के बारे में अनुसंधान किया। मदर टेरेसा को शांति के 1979 में मिला था, मानवता के लिए उनकी सेवा को मान्यता दी गई। फिर आए कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के लिए पुरस्कार मिला था 2014 में, और बच्चों के अधिकार के लिए काम किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ये होता है स्थितिक ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अगर बात करें हम एनर्जी की, तो ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो यह किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संग्रहित होती है। उसकी स्थिति के कारण संग्रहित होती है। गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो यह किसी वस्तु की गति के कारण संग्रहित होती है। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, वो मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट पर डिपेंड करती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पहाड़ की चोटी पर रखी हुई वस्तु और खींची हुई रबर की बैंड, ये पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं, जबकि दौड़ती हुई कार और गिरता हुआ पत्थर ये एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। यूनिट की बात करें तो यूनिट दोनों में जूल होती है, इनका दोनों का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि उसकी गति को v से बढ़ा करके 2 v तक दुगुना किया जाता है? तो इसकी गति क्या होगी गाइज? हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर हम हाफ एम वी की जगह 2v कर देते हैं, यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि v से बढ़ा करके हमने इसको 2v किया हुआ है, किसको? गति को। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ये अब कह सकते हैं ये 4 टाइम्स हो गई, यानी कि ये हो गई 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? ये है अम्ल स्वाद में कड़वे नहीं होते, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अगर बात करें अम्ल और क्षार की, तो पीएच का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिड, यहाँ पर लिख देते हैं एसिड, और यहाँ लिख देते हैं बेस। अगर अम्ल और क्षार की बात करें तो इनका जो पीएच है अम्ल का वो 7 से कम होता है, और बेस का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होता है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका अम्ल का खट्टा होता है, यानी कि सोर होता है, और इसका होता है बिटर, यानी कि कड़वा। ठीक है, जल में घुलने पर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, कौन? एसिड। और बेस ये जल में घुलेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन देंगे, जिन्हें हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नींबू का रस और सिरका, और इसका जो क्षार का एग्जाम्पल है वो है सोडा, यानी कि धोने का सोडा, साबुन, डिटर्जेंट जो भी हैं ये सब इसके एग्जाम्पल हैं बेस के। ठीक है, और अगर बात करें अम्ल जो है लिटमस को, यानी कि जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर हम बात करें लिटमस पेपर के आधार पर, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर बेस जब लिटमस पेपर जो भी लिटमस का है उसको नीले को, ठीक है, उसको लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्ल नीला। ठीक है,
अम्ल नीला, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग यानी कि एक ही कॉमन पैसेज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो ये वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस एसिड और बेस दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी का निर्माण करते हैं, यानी कि सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। इनका गुण है कि ये दोनों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं कर सकते हैं। यह जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसका अगर हम डायरेक्ट बोले तो ये सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं जब ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के तौर पर Al2O3 जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड ZnO ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि ये अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस से जब ये रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। सीसा सीसा ऑक्साइड यानी कि PbO ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एक होता है टिन ऑक्साइड यानी कि SnO ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ये गुण होता है कि यह गुण रासायनिक संरचना और दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो ऑक्साइड को अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति दे, वो कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं आवर्त सारणी में, तो शैलों की संख्या बढ़ जाती है, शैलों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप आवर्त सारणी को देखें तो पहला आवर्त यानी जो पीरियड है उसमें केवल एक शैल होगा, कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु केवल एक शेल यानी कि के शेल में इलेक्ट्रॉन रखता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि ये छोटे परमाणु आकार, उच्च आयनीकरण ऊर्जा यानी कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और केमिकल रिएक्शन की इसकी विशेषताएं होती है। अगर हम पीरियड 2 यानी कि दूसरा आवर्त की बात करें तो इसमें दो शेल होते हैं, कौन कौन से? लिथियम, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अगर आप इनको देखें तो इसमें दो शेल होते हैं, कौन कौन से? के और एल, के और एल, ठीक है। तीसरे आवर्त की बात करें तो इसमें तीन शेल होते हैं। तीसरे आवर्त में कौन कौन से? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तीसरे आवर्त की तो इसमें तीन शेल होते हैं, कौन कौन से? के एल एम, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आवर्त की बात की हमने तो उसमें एक शेल होगा। सेकंड आवर्त की बात की तो उसमें दो शेल होंगे और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरे आवर्त की बात की तो इसमें 3 शेल होंगे, के एल एम, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कुछ हमने उदाहरण लेकर चले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? तो हम देख सकते हैं ऊतक जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकाओं का समूह जो केवल केवल एक समान कार्य करते हैं, वो ऊतक होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वो होते हैं टिश्यूज, ठीक है। यानी कि कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य करे हम उन्हें ऊतक बोलते हैं। ये जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसमें एक प्रकार की कोशिकाएं होती है और कॉम्प्लेक्स में जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का मिश्रण होता है। सामान्य ऊतक की बात करें यानी कि सिंपल टिश्यूज की बात करें तो ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू और एक होता है नर्वस टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो यह शरीर की सतह और अंगों को ढकता है। ठीक है, सतह और अंगों को ढकता है। संयोजी ऊतक की बात करें यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो यह शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो यानी कि पेशीय ऊतक की बात करें तो यह शरीर को गति प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, अगर आप जैसे डंबल उठाएंगे तो आपकी मसल्स जो हैं वो फूल जाएंगी, तो वहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो ये शरीर को गति प्रदान करने का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये तंत्रिका संदेशों का संचरण करते हैं। किनका? तंत्रिका संदेशों का, यानी कि न्यूरॉन जो है नर्वस नर्वस जो मैसेजेस हैं उनका संचरण करते हैं। जटिल ऊतक की बात करें यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वे टिश्यूज होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो परमानेंट टिश्यू, एक तो होता है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक, और एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज यानी कि विभज्योतक ऊतक। परमानेंट टिश्यूज वे होते हैं जो जिनमें कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनमें कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। लेकिन जब एक दौर आता है कि प्लांट्स में जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के माध्यम से वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने टिश्यूज को प्रिसाइजली समझा। अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक इसका जो वीडियो लेक्चर है बायोलॉजी का वो इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय प्रारंभिक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो हम अगर बात करें तो ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है।